हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग आधुनिकीकरण अर्थात मॉडर्नाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज इसके बारे में समझेंगे कि आधुनिकीकरण के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने कौन कौन से विचार व्यक्त किए हैं। तो इसको चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैरियन जे लेवी ने परिभाषा इसकी दी है कि मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इस दो तत्वों में से प्रत्येक को 7 तत्वों का आधार मानता हूँ। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये मैरियन जे लेवी के द्वारा आधुनिकीकरण का दिया गया है। योगेंद्र सिंह यहाँ पे एक प्रमुख नाम आ जाता है और इनकी पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है और इसी में इन्होंने आधुनिकीकरण से संबंधित जो भी विचार व्यक्त किए हैं वो हैं। तो इनका परिभाषा है आधुनिकीकरण से संबंधित कि आधुनिकीकरण एक सांस्कृतिक प्रत्यय है। तो यहाँ पे ये इनका की टर्म्स हो जाता है जिसमें तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौम दृष्टिकोण, परानुभूति, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता, प्रौद्योगिक प्रगति आदि सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे योगेंद्र सिंह ने जो आधुनिकीकरण है उसमें इन्होंने एक सांस्कृतिक प्रत्यय माना है आधुनिकीकरण को और उसमें इन्होंने तार्किक अभिवृत्ति को रखा है, सार्वभौम दृष्टिकोण होना चाहिए अर्थात एक कॉमन सब कुछ देखने का नज़रिया होना चाहिए, परानुभूति होनी चाहिए, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि होनी चाहिए जो कि एक तार्किकता के पे आधारित होगी, मानवता का यहाँ पे लक्षण दिखना चाहिए और प्रौद्योगिक प्रगति भी हमें दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो सारी की सारी अगर विशेषताएं हैं तो इसे हम आधुनिकीकरण कह सकते हैं। डेनियल लर्नर की पुस्तक है द पासिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछी भी गई है और इसमें इन्होंने आधुनिकीकरण को परिभाषित किया है। और डेनियल लर्नर ही थे जिन्होंने पश्चिमीकरण का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि पश्चिमीकरण सिर्फ पश्चिमी जगत से या पश्चिमी देशों से संबंधित हो जाएगी, एक संकीर्ण अवधारणा, जबकि आधुनिकीकरण किसी भी देश से संबंधित हो सकती है। हम कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो कि भारत के या जापान के या चाइना के परिप्रेक्ष्य में भी हम ले सकते हैं कि वहाँ पे भी कुछ मामलों में हमें आधुनिकीकरण देखने को मिलती है जो कि पाश्चात्य जगत में नहीं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से डेनियल लर्नर ने कहा था कि हमें पश्चिमीकरण की जगह पे बल्कि आधुनिकीकरण शब्द प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा। आइजनस्टाइट एक विचारक हैं, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज नामक पुस्तक लिखी थी जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी और इसमें इन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण जो होता है इसका इन्होंने कुछ बताया था कि ऐसे कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें आधुनिकीकरण देखने को मिलता है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, संरचना क्षेत्र, पारिस्थितिकीय क्षेत्र। तो ये 5 क्षेत्रों की ये बात किए हैं आइजनस्टाइट ने, जहाँ पे ये मानते हैं कि हमें आधुनिकीकरण जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे M.N. श्रीनिवास की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अपनी 2 ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें इन्होंने आधुनिकीकरण को परिभाषित किया है। पहली पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी, तथा मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्यू क्वेरीज जो कि 1969 अर्थात 1969 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने परिभाषित किया है कि किसी भी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण
किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाली परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द ही आधुनिकीकरण है। तो यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऐसा पश्चिमी देश, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर किसी गैर पश्चिमी देश को प्रभावित करता है या उसके परिवर्तन में वो भी भागीदार होता है, तो हम इसी को आधुनिकीकरण कहेंगे। ये एम.एन. श्रीनिवास की आधुनिकीकरण से संबंधित परिभाषा है। श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्र बताए हैं। इन्होंने कहा है कि भौतिक संस्कृति का क्षेत्र, सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र और ज्ञान, मूल्य एवं मनोवृत्तियों का क्षेत्र। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि ये 3 ऑप्शन के साथ कोई एक और ऑप्शन दे दिया जाए और ऐसा आपसे पूछ दिया जाए कि एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा इसमें से आधुनिकीकरण की कौन से क्षेत्र को नहीं बताया गया है। ए.आर. देसाई की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण का प्रयोग केवल सामाजिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं तक ये विस्तृत फैला हुआ है। तो हम सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही आधुनिकीकरण को नहीं देख सकते हैं, बल्कि और भी विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमें आधुनिकीकरण देखने को मिलेगा। और ये इन्होंने 6 क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया है। इन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में तथा पारिस्थितिकीय क्षेत्र में। तो इन 6 क्षेत्रों में हमें आधुनिकीकरण देखने को मिलता है। एस.सी. दुबे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने कहा है कि भारतीय गांव आज भी परंपरा और आधुनिकता के 2 ध्रुवों के बीच सहमा हुआ खड़ा है और अनिश्चय की स्थिति में है। अर्थात दुबे ये कहते हैं कि आज भी जो भारतीय गांव है वह अपनी जो परंपरा है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं उससे वो एक जुड़ाव सा महसूस करता है, एक अपनापन सा महसूस करता है। वहीं पे आधुनिकता जो है वो उसे आगे प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हमें नई नई जो चीज़ें हैं, जो नए नए हमें टेक्नोलॉजी है या जो भी सिस्टम के नए नए तरीके हैं वो हमें सीखने चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति करना चाहिए। वहीं पे परंपरा जो है वो एक मोह सा स्थिति बना के रखती है कि उससे एक लगाव होता है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो एस.सी. दुबे ने कहा है कि भारतीय गांव जो है वो आज भी परंपरा और आधुनिकता के 2 ध्रुव हैं। अगर जैसे मान लेते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो फिर ये हमारी दक्षिणी ध्रुव है, जिसका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ये हमारी उत्तरी ध्रुव है और ये हमारी दक्षिणी ध्रुव है। तो इसी प्रकार से अगर देखें तो परंपरा हमें यहाँ नज़र आती है तो आधुनिकता हमें यहाँ नज़र आती है, और जो भारतीय गांव है ये हमें इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सहमा हुआ नज़र आता है कि आखिर में हम किस ओर जाएं। यहाँ पे दुबे ने एक बात और भी कही थी कि सिर्फ भारतीय गांव ही क्यों, बल्कि पूरा भारत देश ही परंपरा और आधुनिकता के 2 ध्रुवों के बीच सहमा हुआ खड़ा है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर में हमें किन्हें पकड़ना चाहिए और किन्हें छोड़ना चाहिए। योगेश अटल वहीं पे कहते हैं कि भारत में परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल रही हैं। तो यहाँ पे एस.सी. दुबे से एक विपरीत कथन हमें देखने को मिलता है कि योगेश अटल कहते हैं कि भारत में परंपरा और आधुनिकता जो है वो साथ साथ चल रही है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति अगर ऑफिस जाता है, जब अगर मान लेते हैं कि वो एक आई.ए.एस. लेवल का ऑफिसर है, अगर मान लेते हैं कि आई.ए.एस. लेवल का कोई ऑफिसर है और वो जब जाता है ऑफिस में तो वो अपने जो भी है कपड़े पहन के जाता है, उसका एक अलग सूट बूट मान सकते हैं, वो अपना उसका ड्रेस होता है, वो जाता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो वो अपने उस कपड़े को उतार के, अपने उस आइडेंटिटी कार्ड जो होता है उसको उतार के, और फिर वो उसी जो धोती कुर्ता या लुंगी वाला जो सिस्टम है उसमें वो आ जाता है।
आराम से नीचे बैठ के खाना खाता है। तो एक आधुनिकता और परंपरा, ये दोनों के दोनों जो योगेश अटल का विचार है वो मानते हैं कि साथ साथ चलती है। अर्थात एक व्यक्ति कोई अगर है तो अगर वो एक ऑफिसर का अगर भूमिका निभा रहा है तो साथ ही साथ वो घर पे आके अपनी जो परंपरा है उसका भी निर्वहन कर रहा है। आंद्रे बेतेई ने भी योगेश अटल की ही तरह विचार दिया था। इन्होंने अपने ये विचार जो आधुनिकीकरण से संबंधित विचार है वो कास्ट, क्लास एवं पावर में दिया है। तो ये पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी पुस्तक में इन्होंने जो एक कास्ट सिस्टम है किस प्रकार से काम करता है, ये आंद्रे बेतेई ने जो तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का जो इन्होंने अध्ययन किया था, ये आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे इन्होंने वहाँ का कास्ट सिस्टम कैसे था और किस प्रकार से जो कौन सी जातियाँ थीं ज़्यादा वर्चस्व के रूप में दिखती थी, तो ये इन्होंने अध्ययन किया था और इसी में इन्होंने भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव देखने को मिला उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। और आंद्रे बेतेई ने जो एग्जाम्पल दिए हैं या उदाहरण दिए हैं तो ये कहते हैं कि जो भारतीय समाज की महिलाएं हैं, इन्होंने महिलाओं की बात की है कि जो भारतीय समाज में महिलाएं हैं अगर देखेंगे तो वो पार्टी जाती हैं। जो भी हमें मॉडर्न मोबाइल यूज़ करना है या फिर कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है या जिस तरीके से एक बोलेंगे कि एक मॉडर्न रूप हमें देखने को मिलता है उनके लाइफ स्टाइल में, पार्लर जाना है, पार्टीज़ करना है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं घर पे आके और जो गैस सिलेंडर होता है चूल्हे पे, वो गैस वाले चूल्हे पे रोटियां भी बनाती हैं, खड़े होके बनाती हैं। तो इस तरीके के अगर देखा जाए तो भारतीय परंपरा भी देखने को मिलती है कि महिलाएं घर पे भी काम करती हैं और आधुनिकता भी हमें देखने को मिलता है कि वो बाहर जाके पार्टीज़ भी करती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल था वो आंद्रे बेतेई के द्वारा कास्ट, क्लास, पावर की अपनी इन पुस्तक में इन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो दोस्तों ये आधुनिकीकरण से संबंधित हालांकि बहुत ही बड़ा टॉपिक तो नहीं है, मैं इसको कई जगह ढूंढी, लेकिन मुझे जो बुक मिली उसमें मैं इसकी बुक का आखिर में मैं किस बुक से आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं उसका भी जिक्र कर दूँगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसके बारे में मैं लिख दूँगी। आप लोग चाहिए तो आप लोग भी बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और यहाँ पे उसी बुक में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो ये आधुनिकीकरण से संबंधित हमें जो भी कंटेंट मिला था आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाई हूँ। और अगर आप लोगों को भी किसी टॉपिक पे अगर चाहिए कि हाँ इस टॉपिक पे आप लोगों को कंटेंट चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप लोग पहली बार मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।